नमस्कार। मैं डॉक्टर प्राची शर्मा, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर देहात। आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत संस्कृत विषय में संस्कृत शिक्षण की संभाव्य विधाएं प्रकरण का अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा और साहित्य राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति की पोषक यह भाषा अनंत ज्ञान की खान है। चाहे वेद वेदांग हो, उपनिषद हो, आरण्यक आदि जितने भी महान वैदिक साहित्य हों, सभी इसी भाषा में निहित हैं। संस्कृत भाषा को समस्त भाषाओं की जननी माना जाता है। अधिकांश भारतीय भाषाओं में संस्कृत भाषा के ही शब्द विद्यमान हैं। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। सर्वप्रमुख उद्देश्य है संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान कराना। संस्कृत भाषा राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का ज्ञान एवं विकास कराती है। विश्व की समस्त भाषाओं में एकमात्र संस्कृत भाषा ही है जिसमें नैतिक मूल्यों का भंडार समाहित है। अतः संस्कृत भाषा के शिक्षण के द्वारा हम बच्चों में इन सामाजिक नैतिक मूल्यों का उद्भव एवं विकास कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। संस्कृत भाषा का साहित्य अत्यधिक परिनिष्ठित एवं समृद्ध है। इस समृद्ध साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। शिक्षक द्वारा पढ़े गए पाठ का सार ग्रहण करते हुए उचित क्रिया करना इस शिक्षण का उद्देश्य होगा। यह ज़रूरी नहीं कि हम ज्ञान को प्राप्त कर लें तो हम ज्ञानी बन जाएं। साथ ही यह भी जरूरी है कि जब हम प्राप्त किए गए ज्ञान के द्वारा अपने विचारों, अपने मत को सामने प्रकट करें तो उन विचारों में स्पष्टता एवं विनम्रता भी होनी चाहिए। इस शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत विचारों को स्पष्टता एवं विनम्रता के साथ प्रकट करना भी निहित है तथा संस्कृत वाक्यों को प्रवाह के साथ पढ़ना। संस्कृत भाषा कौशल का विकास दो रूपों में होता है। जब हम शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को पढ़कर अथवा सुनकर उसके सार को समझकर ग्रहण करते हैं तब यह भाव ग्रहण कहलाता है। तथा जब हम पढ़ाए गए पाठ अथवा सुनाए गए विचार को समझकर उसके प्रति अपने विचारों को मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो यह भाव प्रकाशन कहलाता है। संस्कृत शिक्षण की संभाव्य विधाएं। शिक्षण विधाएं यदि क्रियाकलाप तथा अभ्यास आधारित होती हैं तो कक्षा शिक्षण अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। संस्कृत शिक्षण की पारंपरिक विधाओं के अंतर्गत आने वाली विधियां निम्नलिखित हैं। अनुवाद विधि, व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, व्याकरण विधि, कथाकथन विधि। संस्कृत भाषा को अनुवाद के द्वारा कक्षा में समझाया जाता है। एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ बताकर फिर उन शब्दों के संयोजन से संपूर्ण वाक्य तथा संपूर्ण पद का, संपूर्ण पाठ का अर्थ
अनुवाद विधि के द्वारा समझाया जाता है। व्याख्या विधि, यह भी संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्व प्रमुख विधियों में आती है। संस्कृत पद्यांश के अर्थ की भाव को समझाते हुए व्याख्या करना इसके अंतर्गत आता है। खंडान्वय विधि, खंड से तात्पर्य है एक टुकड़ा और अन्वय से तात्पर्य है पीछे, अनुपसर के बाद वय। जब हम संस्कृत भाषा के वाक्य को अर्थ के अनुसार एक एक करके अर्थात अर्थ के क्रम में प्रत्येक शब्द को रखते हैं, तब यह विधि खंडान्वय विधि कहलाती है। इससे वाक्य सरल हो जाता है और छात्रों को शीघ्रता से समझ में आने लगता है। व्याकरण विधि, इसके अंतर्गत संस्कृत भाषा के व्याकरण को समझाया जाता है, जिसमें संधि, समास, माहेश्वर सूत्र इत्यादि समाहित हैं। कथाकथन विधि, पाठ में आई गई कथाओं को कथन करके अर्थात उनको बोलकर उसी अनुसार जिस अनुसार पाठ में उस कथा के अंतर्गत पात्र अपना संवाद बोलता है, उस संवाद को उसी रूप में शिक्षक स्वयं तथा छात्रों के माध्यम से कहलवाकर पाठ को समझाता है। यह विधि अत्यंत लाभदायी है। इसके द्वारा बच्चे पाठ को सहज एवं भाव के अनुरूप पढ़ना बोलना सीखते हैं। आगमन एवं निगमन विधि, आगमन से तात्पर्य यह है कि इस विधि में सबसे पहले उदाहरण को रखा जाता है, उसके पश्चात पढ़ाए जाने वाले ज्ञान के नियम या परिभाषा को बतलाया जाता है, तथा निगमन विधि में सबसे पहले परिभाषा बताई जाती है, उसके पश्चात उस परिभाषा को विश्लेषित करते हुए उदाहरण दिया जाता है। बच्चों के स्तर के अनुरूप आगमन एवं निगमन विधि का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में हमें सबसे पहले उदाहरणों को रख करके फिर उनके नियम अथवा परिभाषा को बतलाना चाहिए, और जब बच्चों का मानसिक स्तर तथा कक्षाएं वृद्धि को प्राप्त करें तब हम परिभाषा बता करके उदाहरण बता सकते हैं। वाद विवाद विधि, किसी भी विषय पर बच्चों के द्वारा अपना पक्ष रखने को हम वाद विवाद विधि के अंतर्गत लाते हैं। यहाँ बच्चे खुलकर किसी विषय में अपने पक्ष अथवा अपने विपक्ष के मत को रखते हैं। इस विधि में शिक्षक पहले विषय को बेहतर ढंग से कक्षा में समझा देता है, जिससे बच्चे विषय का ज्ञान कर चुके होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, इस विधि के द्वारा संपूर्ण कक्षा सक्रिय रहती है और बच्चे पाठ के अंतर्गत समझाए जाने वाली विषय वस्तु को समझते हुए उसके उत्तर भी अपने शिक्षक को देते हैं। इस विधि के द्वारा समय समय पर बच्चों का आकलन भी होता रहता है। सूत्र विधि, यह भी पारंपरिक विधियों के अंतर्गत आती है। प्रारंभिक कक्षाओं में अथवा प्राथमिक कक्षाओं में सूत्र विधि अत्यधिक उपयोगी नहीं है, इसका उपयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है। बच्चे ऊर्जा के स्रोत होते हैं और उनके इस ऊर्जा, इस शरारत का उपयोग यदि हम अपने कक्षा शिक्षण में करेंगे तो हमारी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया और भी अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। साथ ही बच्चों का अधिगम स्तर भी विकसित होगा। इसीलिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षण विधियों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। प्रमुख क्रियाकलाप आधारित विधियों में जब कक्षा शिक्षक चार्ट, मॉडल इत्यादि का अपनी कक्षा में प्रस्तुतिकरण करता है तो बच्चे चार्ट, मॉडल को छूकर, देखकर विषय वस्तु से
सीधा संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे न केवल चार्ट और मॉडल को देखकर बच्चे विषय को समझते हैं, अपितु चार्ट और मॉडल किस तरह से बनाया गया है इस प्रक्रिया को भी जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षक चार्ट एवं मॉडल बच्चों के द्वारा भी उनको सहयोग प्रदान करते हुए सामूहिक अथवा एकल गतिविधि के माध्यम से करवा सकता है। खेल प्रविधि, खेल खेल में आप कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरलतम ढंग से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चे खेलना तो चाहते ही हैं, और अगर हम अपनी विषय वस्तु को, अपने पाठ को खेल के माध्यम से उन तक पहुंचाएं तो यह तो सोने पे सुहागा हो गया। खेल के माध्यम से कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको बच्चों को सिखाया जा सकता है। प्रारंभिक स्तर पर भाषाई ज्ञान, शब्द ज्ञान, वर्ण परिचय इत्यादि खेल के माध्यम से यदि बच्चों को कराया जाए तो यह बच्चों के लिए रुचिकर तो होगा ही, साथ ही बच्चे शीघ्रता से सीख भी पाएंगे। आजकल कक्षाओं में कंप्यूटर, नेट, ऑडियो वीडियो आदि का सहारा भी लिया जाता है। ये आईसीटी आधारित कक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। आधुनिक युग तकनीक का युग है और इसलिए कंप्यूटर, नेट, ऑडियो वीडियो इत्यादि का प्रयोग हम शिक्षकों के लिए आवश्यक हो जाता है। इसके माध्यम से कई ऐसी जानकारी हम साझा कर सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयोगी भी होती हैं। ये माध्यम दृश्य श्रव्य दोनों हैं। इससे बच्चा कक्षा में पूरे समय तक सक्रिय बना रहता है। करके सीखना विधि, यदि हम किसी कार्य को स्वयं करके अनुभव के द्वारा सीखते हैं तो ऐसी सीख चिरस्थायी होती है। करके सीखना विधि यही बतलाती है बच्चों को कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य दिए जाएं जो विषय वस्तु से संबंधित हों, ताकि बच्चे उसे करके विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करें। सामूहिक कार्य विधि, करके सीखना विधि सामूहिक रूप में भी हो सकती है और एकल रूप में भी। हम छोटे छोटे समूह बना सकते हैं और उन समूहों में कुछ गतिविधियां बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। बच्चे गतिविधियां करते हैं और शिक्षक उनका निरीक्षण। यहाँ पर गतिविधि का परिणाम उतना ज़रूरी होता है, साथ ही गतिविधि करने की क्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक परिणाम के आधार पर बच्चों का आकलन तो करता ही है, साथ ही बच्चे उस गतिविधि को किस प्रकार कर रहे हैं यह भी आकलन का एक माध्यम होता है। बच्चे सामूहिक कार्यविधि में आपस में सहयोग करके सामंजस्य बिठा करके कार्य को करना सीखते हैं, जो कि उनके सामाजिक जीवन में आगे उपयोगी सिद्ध होता है। अभिनय विधि, पाठ में आए गए ऐसे पात्रों का अभिनय यदि बच्चों के ही माध्यम से कराकर उन्हें समझाया जाए तो कैसा रहेगा। ये विधि भी पारंपरिक विधि है, किंतु आज भी यह भाषा शिक्षण के लिए वरदान साबित होती है। इससे बच्चों के भीतर जिस पात्र का वह अभिनय कर रहे होते हैं उसके सद्गुणों का समावेश स्वयं ही हो जाता है। बच्चा अभिनय के माध्यम से ये समझ जाता है कि हमें नायक के समान सच्चरित्र जीवन यापन करना है, खलनायक के समान बुरा आचरण कदापि नहीं करना है। प्रश्नोत्तरी विधि भी पाठ के पूर्व, पाठ के दौरान तथा पाठ के अंत में शिक्षक द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। इस विधि के माध्यम से जब हम पाठ पढ़ाने जा रहे हों तो बच्चों के पूर्व ज्ञान को जान सकते हैं, पूर्व ज्ञान को विषय वस्तु से जोड़ सकते हैं। पाठ के दौरान बीच बीच में बच्चों के फीडबैक को प्राप्त कर सकते हैं कि उन्हें पाठ समझ में आ रहा है या नहीं, और अंत में समग्र आकलन करते हुए हम पाठ से संबंधित समस्त प्रश्नों का समाधान बच्चों के ही माध्यम से कक्षा में कराते
जिससे बच्चा पूरी विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझ जाता है। साथ ही शिक्षकों को यह भी ज्ञान होता है कि किस बच्चे को सीखने में असुविधा हो रही है, कहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित हो रही है, तो शिक्षक उस बाधा को दूर करने का प्रयास करता है। उपचारात्मक विधि। नवीन अनुसंधानों के माध्यम से उपचारात्मक विधि का प्रयोग शिक्षकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रभावी शिक्षण विधियों का उपयोग करने के पश्चात भी लर्निंग गैप बना रहता है और ये लर्निंग गैप अधिगम के लिए घातक सिद्ध होता है। यहाँ ये ज़रूरी है कि शिक्षक उस लर्निंग गैप को दूर करने के लिए ये जाने कि आखिर समस्या क्या है, समस्या को पहचान करके उस समस्या का निदान करें। इसके लिए उपचारात्मक विधि अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद।